लाख विद्यार्थियों में से 25-30 ही बन पाते हैं IPS। आप 12th में फेल हुए थे? बाकी 1,99,970 बैक टू 0। अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे। इनिशियली मैं ये फिल्म नहीं देखना चाहता था, लेकिन इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डाल लीजिए क्योंकि फिल्म एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी है। मैं 12th फेल की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ, तो स्पॉइलर अलर्ट। पहले आप लेकिन जान लीजिए कि फिल्म जो है स्लो बर्नर है, यानी कि नॉर्मली कैसा होता है, फिल्म जब रिलीज हुई तो सबसे ज्यादा क्रेज है उसका, लेकिन इस फिल्म का रिलीज के टाइम पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ और इसका बहुत टाइम बीतने के बाद ये ट्रैक्शन गेन कर रहा है। इसका IMDb पे अभी तक हाई रेटिंग बना हुआ है। अब इनिशियल क्रेज क्यों नहीं था? देखिए, इसमें कोई बहुत जाना माना सुपर फेमस एक्टर है नहीं, और इस फिल्म की शॉर्ट समरी भी कुछ ऐसी है कि एक गाँव वाला है, 12वीं फेल कर गया, पता भी नहीं है उसे ISP क्या होता है, लेकिन वो ISP बनने का सपना रखता है। अब देखिए, ऐसी समरी से मेरे जैसे लोग तो इस फिल्म को नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिसेंट ईयर्स में फिल्में आई हैं उनमें से 12th फेल का स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा है, कैमरा वर्क भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें जो अटेंशन दिया गया है मेकअप पे और कैरेक्टर के एक एक डिटेलिंग पे कि अच्छा समय के साथ साथ कैसे लोग बदलते जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। कहानी शुरू होती है एक चिट्ठी से। कोई एक चिट्ठी देने के लिए आया है हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे। हमारा मेन कैरेक्टर है मनोज कुमार शर्मा, वो एक 12वीं क्लास का बच्चा है, और जो चिट्ठी मनोज के घर पे आई है वो चिट्ठी मनोज के लिए नहीं है, वो मनोज के पिता के लिए है। लेटर ऑफ सस्पेंशन। जी हाँ, मनोज के पिता को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर क्यों? पहले बता दूं, मनोज जो है चंबल में रहता है, डकैतों से भरा हुआ जगह है, और मनोज कुमार शर्मा के पिता जो हैं वो एक क्लर्क हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मनोज के पिता बहुत ईमानदार हैं। इनफैक्ट वो इतने ईमानदार हैं कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया, और वो साइन ना होने की वजह से मनोज के पिता के सीनियर ने उन्हें बुला लिया। वो जो डॉक्यूमेंट था वो ये कंफर्म करने के लिए था कि बीज किसानों के बीच में बट चुके हैं। असलियत में कोई बीज कहीं नहीं बटा, सारे बीज विधायक जी के घर पे भेज दिए गए, और विधायक जी ने उसे काला बाजार में बेचने का प्लान बना लिया है। तो मनोज के पिता ने डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा। अब सीनियर ऑफिसर जो है किसी से चिल्ला के बोलता है कि इसका सस्पेंशन लेटर लिख। मनोज के पिता गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं घूसखोर। अपना एक चप्पल निकाल के अपने सीनियर के ऊपर फेंक देते हैं। तो सीनियर कहता है कि तू बचेगा नहीं, पहली बार किसी ने मेरे मुंह पे चप्पल फेंका है। तो मनोज के पिता अपना दूसरा चप्पल निकाल के भी उसके ऊपर फेंक देते हैं। ले, दूसरी बार ही फेंक दिया। अब ऐसे में कौन सस्पेंशन से बच सकता है? तो मनोज के पिता सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अब मनोज की माँ चिंतित है, वो मनोज के पिता से कहती है कि अरे आपको चिंता है कि नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? मनोज की दादी तो पहले ही साफ कह देती है कि देखो भाई, मैं तो पेंशन अपना किसी को नहीं दे रही, तुम लोग जो करना है करो। मनोज कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं, अपना 12वीं का एग्जाम क्लियर करके कोई छोटा मोटा नौकरी कहीं लग जाएगा मेरा, चिंता करने की बात नहीं है। तो हमारा हीरो मनोज कुमार शर्मा चीटिंग स्लिप्स प्रिपेयर करने लग जाता है 12वीं के एग्जाम के लिए। वो अकेला नहीं है, और भी उसके सारे क्लास वाले चीटिंग स्लिप बना रहे हैं। इनफैक्ट जब मनोज एग्जाम देने जाता है तो उसका दोस्त उसकी चीटिंग स्लिप देख के बोलता है कि अरे इतनी सारी, तू तो टॉप करने वाला है। तो मतलब एक कॉमन है चीटिंग स्लिप बनाना। और जो टीचर है वो ये सब देखकर कहता है कि तुम लोग तो चीटिंग करने के लायक भी नहीं हो, लास्ट ईयर तुम लोग को इतना छूट दिया मैंने, 200 में से 175 फिर भी फेल हो गए। ये जो फर रहे हैं ना, सब कूड़ेदान में फेंक दो, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सब तुम लोग लिखो। तो सब लोग खुशी खुशी आंसर कॉपी करने लग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त एक नया ट्रांसफर किया हुआ पुलिस ऑफिसर DSP स्कूल में घुसता है। अब जो बच्चे हैं उन्हें पता है कि अरे प्रिंसिपल हैंडल कर लेगा ये सब, हमारी जमी जमाई संस्था है, चलती रहेगी। और प्रिंसिपल जो है ना एकदम पोलाइट है, वो DSP को कहता है कि अरे आप तो हमारे मेहमान हैं, आइए चलिए अकेले में कुछ बात कर ली जाए। प्रिंसिपल जो है DSP से कहता है देखिए, इन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है हमारे बिना, अगर ये साल भर भी पढ़े ना तो भी 12वीं पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग की वजह से ये पास हो जाते हैं, इनकी कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाती है। तो DSP कहता है समाज सेवा कर रहे हैं आप। प्रिंसिपल कहता है कि अरे हम कहाँ, विधायक जी कर रहे हैं, उन्हीं का स्कूल है। प्रिंसिपल जो है DSP को फोन पे विधायक जी से बात कराने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़े समझौते पर आ सके, लेकिन DSP फोन पकड़ता है और कॉल काट देता है बिना बात किए हुए। अब जो प्रिंसिपल है वो पास चलकर आता है और धमकी देता है, गलती कर रहे हैं आप, ये चंबल है, एक भी फेल हो गया तो खैर छोड़िए ये सब बातें, आप मुंह मीठा कीजिए। और फिर प्रिंसिपल DSP को मिठाई का डब्बा देते हैं जिसमें पैसे भरे हुए हैं। DSP एक मोमेंट के लिए डब्बा देखता है और फिर तस्वीर लेकर एविडेंस के तौर पे उन्हें अरेस्ट कर लेता है। जी हाँ, DSP प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेता है, चीटिंग रुकवा देता है। एज अ रिजल्ट सारे बच्चे इंक्लूडिंग मनोज फेल हो जाते हैं 12वीं। अब मनोज 12वीं के एग्जाम तो पास कर नहीं पाया तो उसकी नौकरी का प्लान फेल हो जाता है। और मीनवाइल मनोज के पिता जो हैं वो अपना सस्पेंशन चैलेंज करने गए हैं हाई कोर्ट में। मनोज के पिता इंसाफ के लिए लड़ने जाते हैं और उन्होंने ठान ली है कि वो घर वापस नहीं आएंगे जब तक वो जीत नहीं जाते। मनोज की माँ नहीं चाहती कि उसके पिता जो हैं अपनी परिवार की चिंता किए बिना बस ऐसी कहीं चले जाएं, लेकिन अंत में वो भी तैयार हो जाती हैं और एक टिफिन के साथ उन्हें भेज देती हैं कि अच्छा जाइए,
जीत कर आइए। अब जो मनोज है और उसका एक भाई वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग रिक्शा चलाते हैं, थोड़ा घर में पैसे आने लगेंगे। लेकिन सारा कुछ प्लान के हिसाब से कहाँ चलता है। मनोज के भाई के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि ये लोग रिक्शा के ऊपर दारू स्मगल कर रहे थे। मनोज और उसका भाई दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। असलियत में हुआ क्या था कि जब ये लोग रिक्शा चला रहे थे तब एमएलए का कोई लोकल गुंडा इनको रोक देता है रास्ते पे। कहता है कि रिक्शा के सारे पैसेंजर जो हैं बस से जाएंगे। वो पूछते कि क्यों भाई, क्यों जाएंगे? अरे तुम लोग लग रहा है नहीं आए हो, ये यहाँ का नियम है, विधायक जी की बस खाली नहीं जानी चाहिए। तो जो मनोज का भाई है वो चप्पल उतार के उस गुंडे के ऊपर फेंकता है और उसकी बात नहीं सुनता। तो अब झूठे चार्जेस लगा के इसके भाई को और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी पुलिस वाले इनको टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक कोई कहता है कि अरे इसमें तो बाप जैसी गर्मी है, क्योंकि ये आप सबको याद होगा मनोज के फादर ने चप्पल फेंका था एक सीनियर के ऊपर। तब मनोज को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। मनोज धमकी देता है पुलिस वालों को, तुम्हारा सर उड़ा दूंगा 2 नाली से। मेरे ख्याल से 2 नाली जो है डबल बैरल गन को रेफर कर रहा है। जो पुलिस वाला है वो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि अच्छा जाओ जाके ले आओ अपनी 2 नाली, या तो तू आज मेरे को उड़ा दे या तो मैं तेरे भाई को कल उड़ा दूंगा, जा। अब मनोज को एहसास होता है कि लग रहा मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, क्योंकि वो भाई को बचाएगा कैसे? 2 नाली लाके भी इतने सारे पुलिस वालों के सामने वो कर क्या लेगा? तो जो मनोज है वो गन लाने की जगह डीएसपी के घर चले जाता है, वही वाला डीएसपी जिसने एग्जाम रुकवाया था। मनोज डीएसपी के घर के बाहर बहुत शोर करता है क्योंकि गार्ड वगैरह उसे घुसने नहीं दे रहे होते। मनोज चिल्ला रहा होता है कि मेरा भाई अरेस्ट हो गया, कुछ कर दीजिए। लेकिन डीएसपी छत से बोलता है जाओ जाओ कल सुबह आना। तो मनोज उसे थोड़ा देर देखता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है कि हमारी बारी आती तो हम लोग एक दिन क्यों रुके, ताकि मेरा भाई मर जाए? एग्जाम रुकवाने से तुम टाइम से आए थे, एक दिन देर से आए होते तो मेरा एग्जाम पूरा हो जाता, नौकरी लग जाती। डीएसपी को अब रियलाइज होता है कि अच्छा लग रहा है मामला थोड़ा सीरियस है, तो वो सिचुएशन सुन लेता है। फिर उसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक एक पुलिस वाला डीएसपी को सैल्यूट कर रहा होता है वहां पे। डीएसपी पूछता है कि इसके भाई को क्यों अरेस्ट किया? तो जो विक्टिम रहता है वो एक्सप्लेन करता है इसका भाई अरेस्ट क्यों हुआ है। विक्टिम कौन है? वही वो एमएलए वाला जो गुंडा था, वो यहाँ पे विक्टिम बन के बैठा रहता है पट्टी उट्टी लगाकर। तो वो कहता है कि मैं जब इनके साथ रिक्शा पे जा रहा था ना, तो देखा मैंने साहब कि ये लोग ना इलीगल दारू स्मगल कर रहे थे अपने रिक्शा के ऊपर। इसके भाई ने मेरी टांग भी तोड़ दी। जो डीएसपी है उसकी बात बड़ी आराम से सुनता है, फिर उसके बाद छड़ी लेकर उसके टूटे हुए पैर पे मारता है। अब विक्टिम जो है एकदम आराम से खड़े होकर भाग जाता है, सब ठीक रहता है उसका। डीएसपी जो है मनोज के भाई को जेल से निकालता है और मनोज और उसके भाई को बोलता है जाओ, उनसे कुछ पूछता नहीं है। और फिर वो पुलिस वाले को बैठा के वहां पे उनसे कुछ बातचीत करता है। अब मनोज और उसका भाई रोड पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि अरे अच्छा बहुत अच्छा काम किया तूने डीएसपी को लाकर। अब कुछ मिनट बाद वहां पे डीएसपी अपनी गाड़ी से पहुंचता है और उनको लिफ्ट देता है अपनी गाड़ी में। मनोज जो होता है डीएसपी को देख के एडमायर कर रहा होता है कि ताकत अगर सही हाथ में हो तो कुछ भी पाया जा सकता है। मनोज डीएसपी से पूछता है कि मैं आपके जैसा ऑफिसर कैसे बनूं? अब इसमें डीएसपी बोलता है कि चीटिंग छोड़नी होगी। अब 1 साल बाद जो होना था वही हुआ, डीएसपी का ट्रांसफर हो गया। जमी जमाई चीटिंग की संस्था फिर से चालू हो गई। लेकिन मनोज इस बार अपना एग्जाम पास होता है बिना चीटिंग किए हुए। हाँ, बाकी सारे बच्चों का 1st डिवीजन आ जाता है और मनोज का 3rd डिवीजन ही आता है, लेकिन पास हो गया बिना चीटिंग किए हुए। इसके बाद मनोज जो है बीए परस्यू करने लग जाता है लिटरेचर में, क्योंकि उसे डीएसपी बनना था इसलिए। और मीनवाइल मनोज के घर पे फाइनेंशियल जो हालत है वो थोड़ी सही नहीं चल रही। उन लोग को अपनी गाय एक एक करके बेचना पड़ जाता है। मनोज के पिता जो हैं वो हाई कोर्ट में बिजी हैं, घर से एकदम दूर, क्योंकि कोर्ट का मामला एक दिन में थोड़ा खत्म होता है। मनोज के भाई वगैरह जो हैं वो लोग फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा उठा रहे हैं अपना, एक मजदूरी करके दुकान खोल के कुछ करके। मनोज जब अपना बीए कर लेता है तो मनोज की दादी मनोज को सारी सेविंग्स दे देती है। मनोज हैरान रह जाता है देखकर कि इतना सारा सेविंग कहाँ से आया दादी के पास। मनोज की दादी उससे कहती है जा ग्वालियर, अब डीएसपी बनकर ही आना, पैसे की चिंता मत कर। तो जो मनोज है दादी के पैसे लेकर और उसके भाई ने एक उसे किताब दी थी बड़े मुश्किल से, उसको लेकर अपना ग्वालियर के लिए पढ़ने निकल पड़ता है। लेकिन रास्ता अभी उतना आसान नहीं है। मनोज ने अभी देखा कहाँ है, अब दुनिया कितनी बड़ी है। मनोज बहुत एक्साइटेड है, बस में अपना एक्साइटमेंट कंटेन नहीं कर पा रहा है। तो उसके बगल में एक औरत बैठी है बच्चे के साथ, उससे पूछता है कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो बोलती है कि हम लोग ग्वालियर जा रहे हैं इसके पापा के पास। मनोज कहता है ग्वालियर? अरे मैं भी डीएसपी बनने। फिर समय बीतता जाता है, मनोज सो जाता है और उसको कंडक्टर उठाता है बस का कि अरे ग्वालियर आ गया भाई, उठ जाओ। लेकिन अब मनोज को अपना बैग कहीं नहीं मिल रहा। कंडक्टर पूछता है कि अरे वो तुम्हारा था, वो तो तुम्हारे बगल में जब बैठी थी वो ले गई। तो मनोज उतर के ढूंढने लग जाता है उसे कहाँ गई, वो ग्वालियर में उतरने वाली थी। फिर उसके बाद कंडक्टर बताता है अरे वो यहाँ का 30 मिनट पहले उतर गई। अब देखो किस्मत ऐसी होती है, चोर हर जगह भरे हुए हैं। मनोज ने सब खो दिया अपना, जितने सामान थे। मनोज याद कर रहा होता है कि दादी ने उसे कितने सारे पैसे जमा करके दिए थे, जो कि उसके परिवार के लिए बहुत काम आ रहा होता है इस वक्त, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसे पता लगता है कि सरकार ने जिसका वो एग्जाम देने आया था उस एग्जाम को बंद कर दिया है 3 साल के लिए। वो कोचिंग सेंटर से पूछता है कि ऐसे कैसे हो गया बंद? तो कोचिंग सेंटर वाले बोलते हैं कैसे नहीं हो सकता, सरकार है कुछ भी करे। अब मनोज का सपना भी टूट गया डीएसपी बनने का,
और उसके सारे पैसे भी चले गए। बेसिकली मनोज ने सारा जीवन का पर्पस खो दिया। अब वो भटकता सड़कों पे घूम रहा है बहुत दिनों तक, भूखा प्यासा, बिना किसी एम के। अब कर भी क्या सकता है। फाइनली अब भूख नहीं झेली जाती उससे, तो कोई एक लोकल होटल का ओनर रहता है, वो उसे खिला देता है। मनोज उससे कहता है कि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है, पैसे नहीं है मेरे पास। होटल वाला उसे खिला देता है लेकिन उससे कुछ करवाता नहीं है। तो मनोज थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है, क्योंकि यार देखो, एक दिन के लिए चल जाता है, खा लिया उसने, लेकिन फिर कल का क्या, उसका रोज का सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना। मनोज को काम चाहिए जीने के लिए। अब उसी सेम होटल में वो प्रीतम पांडे से मिलता है। प्रीतम पांडे भी वहां पे सेम टेस्ट देने आया था। अब जब मनोज बताता है पांडे को कि अरे मैं भी टेस्ट देने आया था, क्या करूं, तो पांडे बोलता है कि अरे घर वापस जाओ, टेस्ट बंद हो गया, अब क्या। मनोज कहता है मैंने सारे सेविंग्स खो दिए, वापस जाके बोलूंगा क्या कि सपना भी टूट गया, सेविंग्स भी खो गए। तो पांडे मान लेता है कि हाँ ये तो नहीं कर सकते। फिर उसी टाइम पे पांडे के पापा का फोन आ जाता है। वो उसे कहते हैं कि अच्छा टेस्ट बंद हो गया, जाओ दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करो। मनोज पूछते रहता है पांडे से कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ जाना है। तो पांडे बताता है कि मैं जा रहा हूँ यूपीएससी के एग्जाम देने दिल्ली। अब मनोज को पता चलता है कि यूपीएससी का एग्जाम देकर ये आईएसपी बन सकता है। आईएसपी जो है डीएसपी से भी बड़ा पोस्ट है। तो मनोज प्रीतम से भीख मांगने लगता है कि अरे मेरे को भी ले चलो यार, मैं भी दिल्ली चलूंगा, कुछ भी करूंगा, मैं तुम आने जाने के सारे पैसे बाद में दे दूंगा। पांडे तैयार हो जाता है, अच्छा चलो मनोज दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बेस्ट जगह है मुखर्जी नगर। अब हमें पता चलता है कि पांडे एक्चुअली सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड है नहीं, वो तो टीवी पे आना चाहता है, लेकिन अपने पापा के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता। उसके पापा जो है करप्ट सिविल ऑफिसर टाइप कुछ हैं, तो वो चाहते हैं कि पांडे भी कुछ उन्हीं की तरह बन के अपनी जिंदगी आसान जिए। तो पांडे जो है पार्टी वार्टी करता है, उसको पढ़ाई से उतना मतलब नहीं है। बट एनीवे मनोज को दिल्ली में आके एकदम हेल्पलेस फील होने लग जाता है, क्योंकि दिल्ली इतनी बड़ी जगह है, इतनी भीड़ भाड़ है, उसको लगता है कि मेरा तो कुछ होगा ही नहीं इधर। पांडे कहता है अरे कोई नहीं, सब हो जाएगा, आओ। अब पांडे मनोज को मिलाता है गौरी भैया से। गौरी भैया भी एग्जाम देने वालों में से ही एक है। उनका वैसे लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है इस वक्त पास होने के लिए। गौरी भैया बाकी यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी गाइडेंस देते हैं। गौरी भैया कहते हैं देखो मनोज, आईएसपी बनना ना सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। तुम्हारे पास 4 अटेम्प्ट होने वाले हैं, 3 एग्जाम पास करना है। सबसे पहला एग्जाम प्रीलिम्स, पास कर गए तो फिर मेंस दोगे, अगर उसे पास कर गए तो इंटरव्यू दोगे। अगर तुम इनमें से कोई भी फेल हो गए तो तुम वापस से स्क्वायर 1 से स्टार्ट करोगे और फिर से तुम्हें सबको देना होगा। याद रखना तुम सिर्फ 4 बार ही ट्राई कर सकते हो। प्रीलिम्स के अंदर लाखों बच्चे एग्जाम देंगे, सिर्फ 1000 ही पास होंगे। वैसे ही करते करते फाइनल इंटरव्यू के बाद सिर्फ कुछ गिने चुने ही आईएसपी बन पाएंगे। मनोज पूछता है कि गौरी भैया आप कौन से अटेम्प्ट पर हैं? गौरी भैया बोलते हैं छठे, वो मैं बैकवर्ड्स क्लास में हूँ इसलिए। मनोज की चिंता अब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। तो मनोज गौरी भैया से पूछता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, कोई काम मिल जाता या कुछ हो जाता तो गौरी भैया मनोज का एक लाइब्रेरी में काम लगवा देते हैं। वहां पे मनोज पढ़ भी सकता है, रह भी सकता है, काम भी कर सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि गौरी भैया का रिजल्ट आ गया है, वो छठे अटेम्प्ट के इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। गौरी भैया अब एक चाय की दुकान खोलते हैं, उसका नाम वो रखते हैं रीस्टार्ट। गौरी भैया बाकी यूपीएससी का एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं उनको फ्री में गाइडेंस देते हैं। चाय का पैसा जरूर लेते हैं लेकिन गाइडेंस फ्री है, ताकि वो लोग भी इन्हीं की मिस्टेक्स को ना रिपीट करें। अब गौरी भैया सक्सीड तो हुए नहीं, तो पांडे जो था अपने गुरु को बदल लेता है। वो कोई इंग्लिश एस्पिरेंट को फॉलो करने लगता है जो एक्चुअली में पास होकर आईएसपी बन जाता है। मनोज जो है गौरी भैया की रीस्टार्ट चाय की दुकान जो रहती है उसमें कई बार चाय डिलीवर करने का काम करता है। तो एक बार चाय डिलीवर करने के लिए मनोज पांडे के इंग्लिश मास्टर के पास भी चले जाता है। इंग्लिश एस्पिरेंट मास्टर जो रहता है वहां पर सिखा रहा होता है बाकियों को कि देखो हमेशा बी योरसेल्फ, हमेशा अपना असली रूप पेश करो। जैसे मुझसे उन्होंने इंटरव्यू में पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वॉल्स हियर, तुम इस रूम की दीवारों के बारे में क्या सोचते हो? आई सेड आई डोंट थिंक अबाउट देम एट ऑल, मैंने कहा मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं। अब ये जो इंग्लिश मास्टर रहता है ये मनोज को गलती से छोटू बोल देता है, क्योंकि वहां मनोज चाय देने आया रहता है। पांडे उस मास्टर को करेक्ट करता है कि अरे ये तो मनोज है, मेरा दोस्त है, ये भी यूपीएससी का एग्जाम देने आया है। तो जो इंग्लिश मास्टर रहता है वो मनोज से माफी मांगता है, कहता है कि देखो मनोज तुम्हें कभी भी जरूरत हो ना तो मेरे पास तुम आ सकते हो मदद के लिए। अब अपने पहले प्रीलिम्स के अटेम्प्ट में मनोज फेल हो जाता है। जो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है ना, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन चुनने वाला जैसा क्वेश्चन होता है, तो अगर तुम तैयारी करते टाइम बहुत सारे सवालों को देख लो तो प्रीलिम्स हो जाता है। तो मनोज ने गौरी भैया की मदद से प्रीलिम्स को तो अगले साल क्लियर कर लिया। तो मेंस का क्या, मेंस में तो ऐसे लिखना होता है। मनोज जो है कोचिंग सेंटर्स ढूंढने लगता है। मनोज को पता लगता है कि कोचिंग सेंटर्स तो टॉपर्स को पैसा देकर उनसे बुलवा रहे हैं कि इसने यहाँ पढ़ा था, क्योंकि वहां पे उन लोगों ने इंग्लिश मास्टर का भी फोटो लगाया रहता है। वो तो कोई कोचिंग सेंटर गया ही नहीं। मनोज शांत रहने वालों में से है नहीं, वो बोल पड़ता है कि ये तो यहाँ पे पढ़ा ही नहीं। अब मनोज को कोई सेल्स वाली साइड में ले जाके बोलती है जो एक्टर लोग पान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो लोग पान थोड़ी खाते हैं। अब मनोज जो वाला कोचिंग सेंटर छोड़ देता है, लेकिन जब तक वो वहां पे था तब तक वो वहां पे श्रद्धा जोशी से मिलता है। वह यूकेपीएससी के एस्पिरेंट है और मनोज को उससे प्यार हो जाता है। श्रद्धा को लगता है कि मनोज एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है
क्योंकि मनोज एक बार लाइब्रेरी में उस सब्जेक्ट के बुक को पकड़ के खड़ा रहता है और मनोज कभी क्लियर नहीं करता कि अरे मैं इंजीनियर नहीं हूँ। एनीवेज वो लोग एक साथ दूसरे कोई कोचिंग सेंटर में जाने लग जाते हैं और वहाँ पे मनोज को बहुत तारीफ मिलती है एक जो उसने ऐसे लिखा था उसके ऊपर टेररिज्म के टॉपिक पर। और मनोज का रिलेशनशिप थोड़ा श्रद्धा के साथ खराब हो जाता है बाद में, जब श्रद्धा को पता चलता है कि अच्छा इंजीनियर है नहीं, ये तो कोई BA लिटरेचर ग्रेजुएट है, पता नहीं सच्चाई क्यों नहीं बताई इसने कभी। और मीनवाइल जो लाइब्रेरी का हेड रहता है जहाँ मनोज काम करता था, उसको मनोज पे शक हो जाता है कि हम लोग जो किताबें बेचते हैं उसमें से मनोज कुछ पैसा चुरा रहा है। तो मनोज वो वाला काम छोड़ देता है और आटा चक्की के बिजनेस में घुस जाता है। एक बहुत छोटा सा टाइट सा रूम रहता है, वहाँ पे मनोज आटा चक्की का काम करने लग जाता है। वो 12 घंटे आटा चक्की पीसता है और करीब करीब 3 घंटे ही पढ़ता है। पांडे जो है मनोज को खोजते खोजते उस जगह तक पहुंच जाता है और मनोज को बताता है कि श्रद्धा एग्जाम देने वापस मसूरी जा रही है। उसे सॉरी तो बोला, लेकिन मनोज जो है उससे मिलने नहीं जाता। मनोज कहता है कि सॉरी तो मैं मेंस क्लियर करने के बाद ही कहूंगा। अब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मनोज पास नहीं होता, खासकर इसलिए क्योंकि मनोज ने एक टूरिज्म पे पैराग्राफ लिखने की जगह टेररिज्म पे पैराग्राफ लिख दिया था। अब मनोज का दिल टूट जाता है, वो श्रद्धा से माफी मांगने मसूरी जाता है, लेकिन श्रद्धा घर पे रहती नहीं है। उसका कोई हेल्पर रहता है, वो बोलता है कि वो लोग तो किसी की शादी में गए हुए हैं, फोन लगाऊं क्या? तो उसका हेल्पर श्रद्धा को फोन लगाता है और मनोज कॉल पे उससे कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब श्रद्धा को पता नहीं कि वो कैसे रिएक्ट करे इस सिचुएशन में, क्योंकि एक लड़का जो उसे इग्नोर कर रहा था झूठ बोलने के बाद एकदम से उसके घर पे आ गया है और फोन पे कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मनोज तो ये भी कह रहा होता है कि अगर तुम भी कह दोगी तो फिर मैं पूरी दुनिया को पलट दूंगा। तो श्रद्धा उससे अब सलाह देती है कि तुम यहाँ फेल हो गए तो अपना टाइम बर्बाद करने यहाँ पे क्यों आए हो, वापस दिल्ली जाओ, तैयारी स्टार्ट करो। तो अब मनोज का दिल और टूट जाता है। मनोज वापस अपने परिवार के पास चंबल चले जाता है। अब वापस चंबल में उसका भाई उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। तो मनोज को समझ में नहीं आता उसका क्या मतलब है इससे। मनोज फिर अपनी छोटी बहन से बात करने लगता है, वो काफी बड़ी हो गई है पहले से। वो कहती है कि एक भाई जो है वो चाय की दुकान चला रहा है, दूसरी जो है वो मजदूरी करने जाता है, और हमने जो गाय बेची थी ना, माँ उनका ध्यान रखने जाती है। अब मनोज पूछता है कि अच्छा और दादी? वो जवाब नहीं देती। अब मनोज को पता चलता है कि उसकी दादी तो गुजर गई। अब मनोज की माँ जब वापस घर आती है तो मनोज को पता चलता है कि दादी की आखिरी इच्छा यही थी कि मनोज को और उसके पिता को दोनों को ना बताया जाए कि दादी अब चल बसी है। दादी जी का मानना था कि दोनों लोग जरूरी काम में व्यस्त हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रात हो जाती है और मनोज की माँ मनोज के सर पे तेल लगा रही होती है। वो उसे बताती है कि सब अच्छा चल रहा है, हम लोग यहाँ खुश हैं। अब मनोज कहता है कि और कितना झूठ बोलोगी माँ। अब इस बात पे वो दोनों रोने लग जाते हैं। मनोज की माँ उससे कहती है अगली बार तुम आओगे तो वर्दी पहन कर आओगे ना। अब मनोज वापस दिल्ली लौट आता है। मनोज ने ठान लिए कि इस बार एग्जाम पास होके ही रहना है। मनोज जो है घर का भी खर्चा साथ साथ में थोड़ा उठाने लग जाता है। मनोज अपने आटा चक्की का काम और देर तक करने लग जाता है। अब मनोज के पिता उसे खोजते हुए उसके घर तक आ जाते हैं। अब मनोज के पिता ने एकदम ही अलग साइड देखा है दुनिया का। वो तो पूरी उम्मीद ही खो बैठे हैं। अपने बेटी की हालत देखकर, वो कैसे जगह रह रहा है ये देखकर वो कहते हैं कि चल बेटा मैं वापस ले जाने आया हूँ, तू कैसे नर्क में रह रहा है। अब मनोज कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। उसके पिता उससे कहते हैं कि मेरी माँ मर गई, मुझे पता तक नहीं चला। तेरी माँ सही कहती थी, मैं एक मूर्ख हूँ, मुझे लगा था इंसाफ के लिए लड़ूंगा, अंत में इंसाफ की ही जीत होगी, लेकिन ये सब का क्या फायदा, मेरा परिवार खत्म हो गया। चल वापस चलते हैं, बीजों की कालाबाजारी में बहुत फायदा है। मैं अपने सीनियर ऑफिसर के पैर पकड़ के जो डॉक्यूमेंट बोलेगा वो साइन करूंगा, चल वापस। लेकिन मनोज जो है हार नहीं मानता। वो अपने पिता को पहले कुछ वो पढ़ाया करते थे तो उन्हीं की बातों को याद दिलाता है। मनोज कहता है आप लड़ते रहिए, मैं हूं ना, हम लोग घर का बाहर संभाल लेंगे। अब श्रद्धा भी मनोज से मिलने आती है और नोटिस करती है कि मनोज कैसी एकदम पागलपन जैसी जिंदगी जी रहा है। श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हारे पैसों से मदद कर दूंगी अगर तुम्हें चाहिए तो, लेकिन मनोज मना कर देता है। कहता है कि हम लोग एकदम अलग दुनिया में जीते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। मनोज तीसरा अटेम्प्ट भी फेल कर जाता है। अब श्रद्धा जो रहती है मनोज से कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने कहा था तुम दुनिया को उलट दोगे, तो अब उलटने का समय आ गया है। मनोज भाग के जाता है वो जो इंग्लिश वाला मास्टर था जिसने इसे छोटू बोला था एक बार, उसके पास। वैसे वो बहुत बिजी आदमी हो चुका है। वो मनोज को कहता है कि देखो तुम्हारे पास 40 सेकंड है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और फिर 8 मिनट और 20 सेकंड है सिर्फ लिखने के लिए। देखो मनोज, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा। कर लूंगा बताइए ना। तो इंग्लिश मास्टर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? मनोज कुमार शर्मा। ठीक है, तो इसी के ऊपर ऐसे लिखो, 8 मिनट 20 सेकंड 200 वर्ड लिखो। मनोज कहता है ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश मास्टर कहता है कि लिखो तो। अब मनोज 200 वर्ड नहीं लिख पाता। अब दूसरी तरफ गौरी भैया मनोज से एकदम परेशान हो गए। वो कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे किसी जन्म में नहीं हो पाएगा। ऐसी आटा चक्की पीसते रहोगे, चाय बांटते रहोगे, कहाँ से होगा। वो एक बगल वाले से कहते हैं कि जा मैंने रूम खाली कर, इसका सारा सामान उसमें भर, याद से वहां पे पड़ेगा। अब मनोज इससे पहले गौरी भैया को मना कर पाए
गौरी भैया चिल्ला के बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी अकेली लड़ाई है? गांव से उठकर जितने भेड़ हम लोग सब आते हैं, अगर हम में से कोई एक भी जीत जाता है ना तो सारे जीत जाते हैं। तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, सीरियसली लो, आज से तुम सिर्फ पढ़ेगा। अब गौरी भैया कहते कि हम तुम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है ये, पहला सैलरी तुम्हारा आएगा ना तो तुम हम लोग को देगा, ठीक है? अब मनोज दिन रात पढ़कर मेंस क्लियर कर जाता है। अब श्रद्धा जो है वो भी अपना एग्जाम क्लियर कर गई है और वो डेप्यूटी कलेक्टर बन चुकी है। मनोज जो है अपना मेंस क्लियर करने के बाद श्रद्धा को फोन करना चाहता है। वो पांडे से फोन मांगता है कि अच्छा मेरे को श्रद्धा को फोन करना है, देना तो। अब पांडे का वहां पे क्या है कि वो फेल हो गया एग्जाम। वो तो दिन रात पार्टी करता था, वो तो फेल होगा ही। पांडे का भी एक बहुत रफ कॉल हुआ है अपने फादर के साथ, तो थोड़ा गुस्से में इस वक्त। पांडे मनोज से कहता है कि तू मेरे बारे में कभी कुछ नहीं पूछता, ग्वालियर से दिल्ली मैं तेरे को लाया, ये शर्ट जो तू पहन के घूम रहा है ये भी मेरा दिया हुआ है, सिर्फ लड़कियों के पीछे भागते रहता है। तो मनोज जो रहता है वो पांडे को बोलता है कि गुस्सा मेरे ऊपर मत उतारो, अपने फादर को बोलो जो बोलना है। अब मनोज को रात को पता चलता है कि श्रद्धा के परिवार में किसने खबर फैला दी कि श्रद्धा दिल्ली में मनोज के साथ सो रही थी। अब मनोज जो है पांडे को फोन लगाता है। मनोज को पता चलता है कि पांडे अरेस्ट हो गया है क्योंकि वो सड़क के ऊपर चिल्ला रहा था। मनोज जो है पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे पुलिस वाला एकदम आराम से बैठा रहता है, बोलता है कि अरे इसको निकालने के लिए 2000 रुपया और लगेगा, इतना प्रॉपर्टी डैमेज किया है, ये किया है, वो किया है। मनोज एकदम आराम से बैठ जाता है और पूछता है कि आपने इसे किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट किया है? पुलिस वाले को पता नहीं रहता क्या बोल रहा है। वो बोलता है कि वो सड़क पे चिल्ला रहा था, अरेस्ट कर लिया। अब मनोज बोलता है कि आपने जो घूस ली है ये किस बेसिस पे ली है? पुलिस वाला बोलता है कि अरे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की है इसने। मनोज बोलता है एविडेंस कहाँ है? अब पुलिस वाला बोलता है एविडेंस क्या? अब इस पुलिस वाले का सीनियर आ जाता है और उसे बोलता है कि अरे इन लोगों को वार्निंग दे के छोड़ दो और इनका पैसा भी लौटा दो। अब पांडे निकल के खुश हो जाता है, कहते हैं कि पहली बार पुलिस वाले को पैसा लौटाते हुए देखा मैंने तो। पांडे मनोज को ये भी बताता है कि उसने अपने फादर को फाइनली कह दिया मेरे को यूपीएससी वगैरह नहीं करना। मनोज लेकिन पांडे के ऊपर गुस्सा रहता है क्योंकि उसके फोन लॉग में श्रद्धा के घर पे फोन गया था, यानी झूठी खबर पांडे ने फैलाई है। मनोज पांडे से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे सामने अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। अब श्रद्धा जो अपना मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे क्लियर करके फाइनली मनोज के पास आती है और श्रद्धा और गौरी भैया दोनों लोग मिलके मनोज को ड्रेसअप कर रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए और उसे तैयारी करा रहे होते हैं। अब इंटरव्यू के जस्ट पहले मनोज जो है पांडे से मिलने जाता है। मनोज पांडे को थैंक्स कहता है कि तुम मेरे को यहाँ पे लाए। श्रद्धा पांडे से कहती है कि झूठ को इतने सच्चे तरीके से बोलते हो, तुम न्यूज रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाते? अब इंटरव्यू के टाइम पर एक कोई वर्कर मनोज को सलाह देता है कि तुम 12वीं फेल हो, ऐसे जाके वहां पे सीधा मत बोलना, बोल देना उस साल किसी का निधन हो गया था या कुछ हो गया था, क्योंकि देखो मैं यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, तुम्हारा जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, मुझे पूरा पता है कि उसे हिंदी बोलने वाले पसंद नहीं है, अपना इंटरव्यू और मुश्किल मत करो। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर मनोज एक एक क्वेश्चन का ईमानदारी से जवाब दे रहा होता है। वो इंटरव्यू में वापस जाने के पहले श्रद्धा ने उसे एक लेटर दिया रहता है, उसको खोल के पढ़ता है और उसमें श्रद्धा ने उसे बोला रहता है इंटरव्यू जैसा जाए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अब या तो तुम आईएएस बनोगे या तो हम लोग चक्की पीसेंगे, कोई बात नहीं। मनोज थोड़ा नर्वस रहता है पहले, लेकिन अब एकदम फ्रीली जाके वो इंटरव्यू में जवाब देने लगता है। जो मेन इंटरव्यूअर रहता है उसको मनोज बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो हिंदी में जवाब दे रहा है। पहले तो 12वीं फेल है, पहले ही मनोज ने कह दिया कि हम लोग चीटिंग करते थे वहां पर, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की इसलिए 3rd डिवीजन से पास हुआ हूँ, बाकी लोग फर्स्ट से हुए हैं। देखिए पानी साफ होना चाहिए, अब मैं शीशे के ग्लास में पीऊँ या लोहे के ग्लास में पीऊँ, बोलने का मीडियम क्यों मैटर कर रहा है? अफसर साफ होना चाहिए ना। हम लोग को कभी पता ही नहीं था कि चीटिंग करना गलत होता है, लेकिन वहां पे संस्था ऐसी चलते आ रही है, जो अनपढ़ है उसे अनपढ़ ही रखा जा रहा है, क्योंकि अगर पढ़ लिख गया तो काबू में कैसे करेंगे। मनोज के एक्सट्रीम व्यूज को देखे पांचों इंटरव्यू थोड़े से चौंक जाते हैं। मनोज ये भी कह देता है कि अगर मैं आईपीएस नहीं भी बना तो भी कोई बात नहीं, आईपीएस बनना मकसद थोड़े है, वो तो लोगों की सोच को बदलना मकसद है। अब इंटरव्यूअर जो है मनोज को भेज देता है और मेन इंटरव्यू कहता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम था। 2 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है और मनोज आईपीएस अफसर बन जाता है। हुआ क्या था कि जो बाकी 4 इंटरव्यूअर थे वो लोग अग्री कर जाते हैं कि मनोज को बनना चाहिए आईपीएस अफसर, नहीं तो इंटरव्यू का मतलब ही क्या रहा। फिर हम लोग देखते हैं कि मनोज के पास होती कैसे कोचिंग सेंटर वाले उसको घेर लेते हैं कि आप बोलिए हमारे यहाँ से आप पढ़े थे, और उसको पैसा पकड़ाने लग जाते हैं। मनोज कैमरा पे कहता है कि जो एक्टर लोग पान मसाला एडवर्टाइज करते हैं वो लोग उसे खाते थोड़े हैं। पांडे जो रहता है मनोज की कहानी को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब 1 साल बाद मनोज एक पूरी तरह से आईपीएस अफसर बन चुका है। वो उससे मिलने जाता है जिसने एग्जाम रुकवाया था, जी हाँ वो वाला डीएसपी। हर एक पुलिस वाला आईपीएस मनोज को सैल्यूट कर रहा है। मनोज जो है सीधा जाकर डीएसपी का पैर छू लेता है। डीएसपी थोड़ा कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि ये कौन है, लेकिन फिर मनोज उसे याद दिलाता है कि आपने कहा था चीटिंग छोड़ देना, मैंने चीटिंग छोड़ दी। फिर डीएसपी को याद आ जाता है ये कौन है। डीएसपी सैल्यूट करता है और उसे गले लग जाता है। मनोज की शादी जो है श्रद्धा से हो जाती है। प्रीतम जो है न्यूज रिपोर्टर के तौर पे काम करने लग गया है। मनोज सबको अरेस्ट कर लेता है जिन लोगों ने गलत काम किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर। Restart.